वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में, जो कि बीए फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको बता दूं कि बीए फोर्थ सेमेस्टर में जब आप पहुँचते हैं तो आपको हिंदी अनुवाद के बारे में जानना होता है। किसके बारे में भैया? हिंदी अनुवाद के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो उसी हिंदी अनुवाद से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे और उनके उत्तर होंगे आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है, ठीक है। 2023 की परीक्षाओं के लिए, आने वाली परीक्षा 24 के लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। आप अगर परीक्षा से पहले यह वीडियो देख लेते हैं, निश्चित तौर पर आपको एक प्रकार से बहुत ही हेल्प होगी और आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए हम हिंदी अनुवाद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि हिंदी अनुवाद से जो है एक प्रकार से रिवीजन क्लास के तौर पर हम इसको दे रहे हैं, ताकि जो है आपने अभी तक जो पढ़ा उसका रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। आपको बता दूं इससे पहले दो मॉडल पेपर लगभग हिंदी अनुवाद के लिखित टाइप के अवेलेबल हैं। आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और भी एक आध दो मॉडल पेपर अभी मैं और दूंगा, तो एक प्रकार से 3-4 मॉडल पेपर हो जाएगा। और कोई भी आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाना है। लेकिन मॉडल पेपर देखने के साथ ही साथ आपको महासंग्राम वीडियो भी देखना पड़ेगा। ये महासंग्राम वीडियो जो होता है वो आपको कम समय में बहुत ही ज़्यादा जानकारी देने का काम करता है। तो इसी दृष्टि से इस वीडियो को मैं लगातार देता रहता हूँ। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, अनुवाद की परिभाषा लिखिए। अनुवाद किसे कहते हैं भैया? तो अनुवाद को लेकर के एक चैप्टर नंबर 1 के नाम से मैंने वीडियो भी बनाई, उसमें अनुवाद के बारे में विस्तार से बता दिया है। हालांकि समझे, प्राचीनता की दृष्टि से अनुवाद की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। अनुवाद शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य में ऋग्वेद काल से ही होता आ रहा है। मतलब ऋग्वेदिक काल जब रहा है, यानी ऋग्वेद में ही आप देखते हैं अनुवाद के बारे में बताया गया है। अनुवाद शब्द को वर्तमान संदर्भ में कई भारतीय एवं पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों, अनुवादकों और मनीषियों ने परिभाषित किया है। तो आइए हम देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन से विद्वानों ने अनुवाद को परिभाषित किया है। तो भारतीय विद्वानों में एक प्रकार से डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी और देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। तो उन्हीं की परिभाषाओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, तो भारतीय विद्वान की परिभाषाओं को अगर देखें तो भारतीय विद्वानों ने अनुवाद के संदर्भ में काफ़ी चिंतन और मनन किया है। और उसके बाद में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा आती है। भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति के द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का जो प्रयास होता है उसको अनुवाद कहते हैं। क्या कहा उन्होंने कहा, बड़े ध्यान सुनिएगा। भोलानाथ तिवारी जी ने कहा कि एक भाषा में व्यक्त जो विचार होते हैं या एक भाषा में लिखे गए जो विचार होते हैं उनको यथासंभव समान मतलब कि विचार या सहज अभिव्यक्ति के द्वारा समान, मतलब उसी विचारों को और उसी सहज अभिव्यक्ति के साथ दूसरी भाषा में अगर आप व्यक्त कर दे रहे हैं तो इसी एक प्रकार से इसी प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं, ठीक है। तो अनुवाद एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति के द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करना ही अनुवाद कहलाता है। देवेंद्र नाथ शर्मा जी कहते हैं कि विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में विचारों को अगर आप अनुवाद करते हो, मतलब रूपांतरित करते हो एक भाषा से दूसरी भाषा में, तो उसी को अनुवाद कहा जाता है। अनुवाद आप ऑलरेडी जानते होंगे क्योंकि मैं हर वीडियो में अनुवाद की परिभाषा बताता हूँ। अगला प्रश्न आप देखिएगा, दूसरा प्रश्न है लिपि यंत्रण से आप क्या समझते हैं? लिपि यंत्रण का सीधा सा मतलब होता है कि एक प्रकार से लिपि बदल जाए। जैसे अनुवाद का मतलब मैं आपको एक बात 1 मिनट में समझा दूं। अनुवाद जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे एक भाषा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं लिख दूं राम आम खाता है। क्या? राम आम खाता है, ठीक है। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? इसका अनुवाद हो जाएगा, अगर मैं इसको अंग्रेजी में लिखूं तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुवाद अगर करना चाहें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? राम ईट मैंगो। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर राम ईट्स मैंगो, ठीक है, मैंगो। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, राम ईट्स मैंगो। तो क्या इसका अनुवाद गलत हो गया? नहीं, सही है। लेकिन लिपियांतरण नहीं हुआ है अभी। लिपियांतरण का मतलब जैसे ये जो लिखा हुआ है ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है और ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखा हुआ है।
लेकिन अगर इसका लिपियांतरण करेंगे अनुवाद के साथ साथ तो लिपियांतरण क्या होगा, यहाँ पर लिपियांतरण होगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, राम ईट्स मैंगो, MNGO, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राम ईट्स मैंगो, तो ऐसे लिखा जाएगा। समझ रहे हैं चीज़ों को ना, मतलब राम आम खाता है, इसका अनुवाद ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लिपि का अंतरण नहीं हुआ है, लिपि नहीं बदली है। समझ में आ रही चीज़ें, मतलब ये देखिए देवनागरी लिपि में लिखा था राम आम खाता है, इसका अनुवाद हुआ और ख़ास करके अनुवाद के परिणाम स्वरूप लिपि का भी बदलाव हुआ यहाँ पर, और ये लिपि है रोमन लिपि कि राम ईट्स मैंगो, यहाँ पर ईट्स ऐसे लिखा जाएगा EATS, और राम RAM, राम यहाँ पर रा और माँ लिखा है, राम बन गया, यहाँ पर RAM मिल करके तब राम बनता है। समझ रहे हैं चीज़ों को, यानी कि लिपि का अंतरण का मतलब होता है लिखने की जो शैली होती है उसमें भी परिवर्तन हो जाए, ठीक है। तो लिपियांतरण से आप क्या समझते हैं, प्रश्न पूछा गया है। जैसे आपसे पूछा जाए मेरा नाम सुरेश है, तो ये देवनागरी में लिखा है, इसी को अगर आप लिखना चाहें, ठीक है, जो है और भी अलग लैंग्वेज में, तो उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कई लिखने के उदाहरण होते हैं, उसके मैंने आपको समझाया भी था, ठीक है। तो देखें लिपियांतरण का सीधा सा मतलब होता है, चूँकि भाषाएँ जो होती हैं वो लिपियों में लिखी जाती हैं, प्रायः अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ भी होती हैं। लिपियांतरण खास करके दो शब्दों यानी लिपि और अंतरण से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है एक भाषा की लिपि को दूसरी भाषा की लिपि में लिखना, उसी को कहते हैं लिपियांतरण। कैलाश चंद्र भाटिया जी बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा देते हैं और लिपियांतरण के बारे में लिखते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि लिपियांतरण से तात्पर्य लिपि का अंतरण होता है, लिपि का अंतरण होता है लिपियांतरण से तात्पर्य, और इसके लिए संस्कृत में लिपियांतरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो लिपि का अंतरण होना, लिपि का बदलाव होना, लिखने की शैली में लिखने की एक प्रकार से जो विधि होती है उन विधि में परिवर्तन होना लिपियांतरण कहलाता है। समझ गए चीज़ें, और अनुवाद में लिपियांतरण का बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लिपियांतरण की बात की जाए तो लिपियांतरण जो होता है एक प्रकार से कुछ भाषाएं कई लिपियों में लिखी जाती हैं, किसी एक भाषा में लिखते समय किसी दूसरी भाषा के शब्द का परिचय देने के लिए खास करके लिपियांतरण की उपयोगिता होती है। इसी प्रकार से और भी चीज़ें होती हैं, और आपको बता दूं लिपियांतरण कई प्रकार का होता है। एक तो ध्वन्यात्मक लिपियांतरण, एक मार्फोलॉजी पर आधारित होता है, एक मिश्रित लिपियांतरण होता है, एक कूटन यानी कोडिंग वाला लिपियांतरण होता है, एक स्वच्छंद लिपियांतरण होता है। तो इस प्रकार से ये लिपियांतरण के कई प्रकार हैं। लिपियांतरण को लेकर के मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था आपको। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मशीनी अनुवाद से क्या तात्पर्य है। मशीनी अनुवाद किसे कहते हैं, तो मशीनी अनुवाद की अगर बात की जाए तो आज से लगभग कहीं आप देखते हैं जो अनुवाद है, अनुवाद में एक प्रकार से जो मशीनी अनुवाद है, खास करके पहले मशीनों से अनुवाद नहीं होता था, पहले वैसे एक प्रकार से अनुवाद होता था, बड़ा मेहनत लगता था, लेकिन अब एक प्रकार से मशीनों के माध्यम से तमाम प्रकार के ऐप्स आ चुके हैं, उनके माध्यम से एक प्रकार से जो है लगातार जो है अनुवाद होने लगे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, अनुवाद कार्य के लिए मशीन का उपयोग एक तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुआ था पहले, लेकिन यह उपयोग यहीं तक सीमित नहीं रहा। कंप्यूटर विज्ञान तथा भाषा विज्ञान और अनुवाद के क्षेत्र में यह एक युगांतकारी घटना सिद्ध हो जाती है, और इससे वैज्ञानिकों तथा भाषाविदों को एक नई दिशा और कार्य करने का एक नया क्षेत्र मिलता है। इससे बहुभाषिक अनुवाद तुरंत कर सकने की संभावनाएं खुली हैं। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रयोगों का नया सिलसिला शुरू हुआ है। जैसे जैसे विज्ञान के विकास की गति बढ़ रही है, ठीक उसी प्रकार से लगातार विस्तार हो रहा है अनुवाद का, अनुवाद की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, और अनुवाद में बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हुआ है। और आपको बता दूं, जैसे जैसे परिवर्तन हुआ तो अनुवाद अब कोई आदमी एक प्रकार से बहुत कम ही लोग करते हैं अनुवाद, बाकी अनुवाद अब मशीन करने लगी है, मतलब कि कंप्यूटर के द्वारा अनुवाद होता है। गूगल ट्रांसलेटर से लेकर के अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन हैं, जो कि एक प्रकार से अगर आप अंग्रेजी में वहाँ पर लिखोगे हिंदी लिखाएगा, हिंदी में लिखोगे अंग्रेजी में लिखाएगा, आप किसी भी भाषा को किसी भाषा में आप कन्वर्ट करके वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो मशीनी अनुवाद का अर्थ क्या है, मशीनी अनुवाद से तात्पर्य मशीन अथवा कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना होता है,
और इसकी 3 प्रक्रियाएं होती मशीनी अनुवाद की। पहला विश्लेषण, पहले मशीन क्या करती है, विश्लेषण करती है जो तथ्य दिया होता है, जो अनुवाद करने के लिए दिया होता है उसका। फिर उसके बाद में दूसरी भाषा में उसका अंतरण करती है, यानी दूसरे भाषा में उसका बदलाव करती है, और फिर से जो चीज़ें पहली भाषा में लिखी थी उनका पुनर्गठन करता है। इस प्रकार से विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, ये 3 प्रक्रियाएँ होती हैं मशीनी अनुवाद में। मशीनी अनुवाद में ये तीनों प्रक्रियाएं कंप्यूटर के द्वारा ही संपन्न होती हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। मशीनी अनुवाद की परिभाषा कैसे लिखेंगे, आप लिख सकते हो कि मशीनी अनुवाद 2 अलग अलग भाषाओं के बीच कंप्यूटर या मशीन के माध्यम से की गई एक भाषिक प्रक्रिया है, जिसमें मशीनी कार्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वह स्रोत भाषा मतलब जिस भाषा का अनुवाद करना है, ठीक है, तो स्रोत भाषा के पाठ अथवा उसमें निहित संदेश को उसकी मूल गुणवत्ता के साथ मुख्य क्वालिटी के साथ लक्ष्य भाषा में सरलतापूर्वक प्रस्तुत कर सके। मतलब लक्ष्य भाषा में, यानी कि जिस भाषा में आपको अनुवाद करना है, जिस भाषा का अनुवाद करना है, उसके विचारों को, उसके मूल तथ्य को, मूल चीज़ों को, मुख्य बातों को इस मतलब कि जिस भाषा में, यानी जो लक्ष्य भाषा है, यानी जिस भाषा में अनुवाद करना उस भाषा में हूबहू एक प्रकार से लिखना, ये होता है मशीनी अनुवाद। ठीक है, चौथा प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। अनुवाद शब्द कैसे बना है? तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाला अनुवाद शब्द जो है मूलतः संस्कृत भाषा से उत्पन्न है और इसीलिए यह एक तत्सम शब्द है। जो अनुवाद है यह एक तत्सम शब्द है। अनुवाद शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा का वद धातु है। वद धातु से संस्कृत भाषा के जो है बना वाद, ठीक है, और उसमें घ्नय प्रत्यय लगा करके वाद बनता है और उसके बाद में अनु उपसर्ग जोड़ करके अनुवाद शब्द बन जाता है। अनु उपसर्ग पीछे या बाद में या साथ साथ आदि अर्थों में एक प्रकार से जुड़ता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं वाद का क्या अर्थ होता है, कथन, बोलना या भाषण या विचार विमर्श करना। तो इस प्रकार से अगर अनुवाद शब्द का आप अर्थ देखेंगे, शाब्दिक अर्थ या व्युत्पत्ति मूलक अर्थ अगर आपकी बात करेंगे देखने की, तो अनुकथन, पुनः कथन या फिर किसी के द्वारा कहने के पश्चात उसी बात को दोहराना या दोबारा से कहना और स्पष्ट करते हुए कहना, या पुनरुक्ति या एक प्रकार से अर्थ की पुनरावृत्ति होती है, शब्द रूप की नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं पे अनुवाद जो होता है क्या है, अनुवाद की अगर बात की जाए तो अनुवाद की अगर बात की तो अनुवाद क्या है भैया, अनुवाद की अगर बात की जाए तो अनुवाद जो है उसका मतलब होता है दोबारा से कहना या पुनः कथन या किसी के कहने के द्वारा या किसी के कहने मतलब किसी के द्वारा कहे गए या कहने के पश्चात उसी बात को आप दोबारा कहें, दूसरी भाषा में कहें, ठीक है, दूसरी लिपि में लिखें। तो ये सब अनुवाद होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। अनुवादक के 2 गुणों को बताइए। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अनुवादक के 2 गुणों को बताइए भाई। तो पहला गुण है अनुवादक का बहुभाषा विद्ता, यानी कि एक अनुवादक को बहुत सारी भाषाओं का होना मतलब जानना परम आवश्यक होता है। अनुवादक को स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा पर समान अधिकार होना चाहिए, अर्थात दोनों भाषाओं का वैचारिक मतलब व्याकरणिक, ऐतिहासिक और भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से सम्यक अध्ययन आवश्यक होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी विशिष्ट प्रकृति होती है और बिना उसकी जानकारी के कोई भी अनुवादक सहज और सरल अनुवाद नहीं कर सकता। इसके लिए आपको अनुवादक बनने से पहले आपको स्रोत और लक्ष्य भाषा ही नहीं बल्कि 2, 3, 4 और भाषाओं का ज्ञान होना परम आवश्यक होता है, ठीक है। तभी आप जो है उसकी जो प्रत्येक भाषा की जो अपनी विशिष्ट प्रकृति होती है, जो विशिष्ट नेचर होता है, उस विशिष्ट नेचर को आप लक्ष्य भाषा में एक प्रकार से पिरो पाएंगे, लक्ष्य भाषा में आप उसको संजो पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ये जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो आप अनुवाद आपका सहज नहीं होगा, आपका अनुवाद सरस नहीं होगा, ठीक है। आपका अनुवाद वैसे रह जाएगा एकदम से लेख की भांति, ठीक है, और आकर्षण नहीं रहता तब तक अनुवादक का एक प्रकार से वो अच्छा नहीं माना जाता। जो बातें वहाँ पर हैं वही बातें आ जाएँ, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होता है। दूसरा गुण जो होता है एक अच्छे अनुवादक का वो होता है बहुज्ञता। बहुज्ञता माने अनुवाद प्रत्येक दृष्टि से अति संवेदनशील, गंभीर और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है, नहीं तो थोड़ी सी असावधानी से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो बहुज्ञता होनी मतलब कि आपको ज्ञानी होना परम आवश्यक है, बहुत ही ध्यान से अनुवाद करना चाहिए।
और भाव भी स्पष्ट नहीं हो पाता, और इसीलिए अनुवादक को एक श्रेष्ठ अनुवाद करने के लिए स्रोत भाषा की अच्छी जानकारी के साथ साथ विविध यानी समाज शास्त्रों का, वर्तमान राजनीति का, सांस्कृतिक साहित्यिक परिवेश का, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दकोश, प्रशासकीय पद्धति, जनमानस की समझ, ये भी एक प्रकार से एक अनुवादक को होना परम आवश्यक है। जब एक अनुवादक इन सभी चीज़ों को जानता है तो वो अच्छे तरीके से अनुवाद करने में सफल होता है, और यही अनुवाद एक प्रकार से अच्छा भी माना जाता है। तो बहुज्ञता का होना भी परम आवश्यक है। तो अच्छे अनुवादक के गुण में बहुज्ञता भी एक प्रकार से एक विशेषता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी विशेषता मैंने आपको बताई थी, जैसे कि भाषा का प्रभुत्व होना चाहिए, अनुवादक का महत्व, और अनुवाद के बारे में एक अच्छे अनुवादक के क्या गुण होने चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया था। जैसे कि अनुवाद करते समय आपके दायित्व ये होते हैं कि भाई बहुज्ञता और विवेकशीलता होनी चाहिए, भाषा प्रभुत्व होना चाहिए, यानी इसके अलावा सतर्कता यानी केयरफुल होना चाहिए आपको, संदेह निवारण करता यानी कि एबिलिटी ऑफ डाउट क्लियर, प्रतिभा आपके अंदर होनी चाहिए यानी कि एक प्रकार से इंटेलेक्ट आप में होना चाहिए, समाज एवं संस्कृति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान तथा मनोविज्ञान का परिचय आपको होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, तटस्थता, सृजन क्षमता, कड़ी साधना और श्रद्धा और निष्ठा के साथ अनुवाद करना चाहिए। जब भी आप अनुवाद करें तो श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें, कड़ी साधना करके करें यानी हार्ड वर्क, क्रिएटिव एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, सृजन क्षमता, तटस्थता यानी जो है आप न्यूट्रल होकर के कोई चीज़ लिखें या कर रहे तो अपने विचारों को उसमें ना ढकेलें, निष्पक्षता के साथ इम्पेरेटिकल होकर आप उसको लिखें। इसके अलावा वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी के साथ आप अनुवाद करें। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा, 6ठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भाव अनुवाद क्या है? अच्छा, अनुवाद के प्रकार जब मैं बता रहा था तो उसमें कई प्रकार के अनुवाद के बारे में हमने बताया था, तो उसी में भाव अनुवाद एक बताया था। भाव अनुवाद क्या होता है भाई? भाव अनुवाद में क्या होता है, शाब्दिक इकाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, अनुवाद का पूरा ध्यान भाव, विचार और अर्थ पर ही अधिक रहता है। मतलब एक प्रकार से कि जो है जो स्रोत भाषा में विचार दिया गया है उसका भाव क्या है, उसका विचार क्या है और उसका अर्थ क्या है, अर्थ वगैरह पर ध्यान दिया जाता है। शब्दों का या शाब्दिक अर्थ नहीं लिखा जाता, उसका भावार्थ लिखा जाता है। जैसे कभी कभी आप देखते हैं कविताओं का भावार्थ कुछ अलग होता है और शब्दार्थ कुछ अलग होता है, तो यहाँ पर भाव अनुवाद में भावों को पकड़ा जाता है और उन्हीं भावों को लक्ष्य भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, तो स्रोत भाषा के भावों को, विचारों को और अर्थ को जान करके लक्ष्य भाषा में उन्हीं भावों और विचारों और लक्ष्य को ध्यान में रख करके करने वाला अनुवाद या लिखा जाने वाला अनुवाद जो होता है उसको बोलते हैं भाव अनुवाद। और पूरी तन्मयता के साथ अनुदित पाठ यानी लक्ष्य भाषा में अंतरित करने का पूरा प्रयास करता है। साहित्य की विविध विधाओं, विशेष रूप से कविता का भाव अनुवाद ही किया जाता है। कविता में आप देखते हैं जैसे कि गोल्ड स्मिथ की कविता है डिटर्जेंट विलेज, इसका भाव अनुवाद किया श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में उजड़ ग्राम। डिटर्जेंट मतलब कि जो है डिजर्टेड विलेज का अनुवाद किया, भाव अनुवाद किया, चूँकि भावों का अनुवाद होता है, विचारों का अनुवाद होता है खास करके कविताओं में, तो श्रीधर पाठक जी ने ब्रजभाषा में किया, किस नाम से? उजड़ ग्राम नामक शीर्षक से किया। ठीक है, तो ये एक प्रकार से भाव अनुवाद था। 7वां प्रश्न आप देखिएगा तो अनुवाद का अगला प्रकार है सार अनुवाद। तो ये सब आपसे प्रश्न पूछ सकता है, सार अनुवाद क्या है भाई? तो सार अनुवाद की अगर बात की जाए तो सार अनुवाद में क्या होता है, इस अनुवाद को मूल मुक्त अनुवाद भी कहा जाता है। सार अनुवाद का मतलब होता है कि जो सार को कह दिए, थोथा दिए उड़ाए, मतलब क्या होता है कि जो मुख्य चीज़ें हैं उन्हीं को बता देना। ठीक है, जैसे कि कोई भाषण दे रहा है तो उसके अच्छे पॉइंट्स को इकट्ठा करके बता देना, अनुवाद कर देना, ये होता है सार अनुवाद। तो मूल मुक्त अनुवाद भी इसको कहा जाता है। इसमें स्रोत भाषा की मूल पाठ की मूल सामग्री का संक्षेप में अनुवाद किया जाता है। इस प्रकार की अनुवाद पद्धति का सहारा दुभाषीय लोग लेते हैं। खास करके जब कोई नेता मंत्री भाषण देते हैं तो उनको एक प्रकार से तुरंत एक प्रकार से दूसरे भाषा में कन्वर्ट करके बताना, जो मुख्य चीज़ें उन्हीं के बारे में। भाषणों, संसद में दिए गए वक्तव्यों, बहसों का अनुवाद सार अनुवाद की श्रेणी में ही आता है। सार अनुवाद प्रायः संसद और विधानसभाओं की कार्यवाहियों, सेमिनारों और सम्मेलनों की गतिविधियों का वर्णन गतिविधियों में किया जाता है, और इस अनुवाद में विस्तृत कथन को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। कोई बड़ा अनुवाद करना होता तो उसको जो मुख्य चीज़ें होती हैं उन मुख्य चीज़ों का अनुवाद जो है करके और समझा दिया जाता है कि भाई इसमें यही बात कही गई थी पूरे में। ठीक है, तो ये होता है सार अनुवाद। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 8वां प्रश्न है,
अनुवाद के प्रकार बताइए। अनुवाद के प्रकार बताइए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के कई भेद हो सकते हैं, परंतु इनकी संख्या 4 है अनुवाद की। पहला कौन सा है? गद्यत्व के मतलब कि गद्यत्व और पद्यत्व के आधार पर। एक तो गद्य अनुवाद और एक पद्य अनुवाद, ठीक है। मतलब एक गद्य का अनुवाद होता है साहित्य में और एक पद्य का अनुवाद होता है। दूसरा अनुवाद होता है साहित्य के आधार पर, एक काव्य का अनुवाद और एक नाट्य का अनुवाद, ठीक है। तीसरा जो अनुवाद का प्रकार है वो है विषयगत आधार पर, जैसे कि लालित्य अनुवाद, धार्मिक और पौराणिक साहित्य अनुवाद, विधि साहित्य अनुवाद, समाजशास्त्रीय विषय अनुवाद, प्रशासनिक का अनुवाद और वैज्ञानिक तकनीकी अनुवाद। तो ये सब अनुवाद विषयगत अनुवाद होते हैं, मतलब कि हर एक विषय का अनुवाद करना, ठीक है। तो ये हो गया अनुवाद। चौथा जो होता है अनुवाद का प्रकार, अनुवाद की प्रकृति के आधार पर होता है, जैसे कि शब्दानुवाद, शब्द का अनुवाद करना इसमें, ठीक है। सब मैंने आपको अभी बताया था। शब्दानुवाद का मतलब क्या होता है? शब्द का अनुवाद करना, जो जो लिखा है उसी का डायरेक्ट अनुवाद कर देना। भाव का अनुवाद क्या होता है? जैसे भावों के बारे में हमने बताया कि भाई किसी भाव और विचार का अनुवाद करना, जैसे साहित्य में ऐसा होता है, कविताओं का अनुवाद करना। छाया अनुवाद मतलब एक प्रकार से सीधा सीधा जो उसकी छाया मतलब एक प्रकार छाया अनुवाद, अभी मैंने आपको उसमें बताया था, एक मॉडल पेपर दिया था उसमें विस्तार से आपको बताया था। तो छाया अनुवाद जो होता है वो भी इसी प्रकार का अनुवाद होता है, अनुवाद का ही एक प्रकार है। और छाया अनुवाद में आप देखते हैं कि कई चीज़ें होती है, पूरा विस्तार से हमने अनुवाद के प्रकार में बताया था, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि छाया अनुवाद जो होता है वो भी एक प्रकार से जैसे भाव अनुवाद होता है, वैसे सार मतलब कि वैसे छाया अनुवाद भी होता है कि जैसे लिखा है उसको उसी क्रम में एक प्रकार से अनुवाद करके लिखना। व्याख्या अनुवाद, खूब व्याख्या बता करके लिखना। सार अनुवाद, बहुत कम शब्दों में अनुवाद करना। संक्षिप्त अनुवाद। वार्ता अनुवाद, जैसे कि जो दुभाषीय लोग करते हैं, ठीक है, वो होता है आपका वार्ता अनुवाद की सामने सामने बातचीत कर रहे हैं, अंग्रेजी में कोई बोल रहा है उसको हिंदी में कोई समझा रहा, तो ये सब, ठीक है। रूपांतरण अनुवाद और आदर्श अनुवाद। आइडियल अनुवाद जो एक प्रकार से पुराने लोग करते आ रहे हैं, फिर जिस शब्द का लगातार वही मीनिंग निकल आ रहा है पहले से, तो वो रूपांतरण अनुवाद, एक भाषा का दूसरी भाषा में, या लिपि यंत्रण, ठीक है, ये सब होता है। तो अनुवाद की प्रकृति के आधार पर ये अनुवाद के प्रकार हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 9वां प्रश्न है, अनुवाद की किसी एक समस्या को बताइए। तो भाषा की संरचना भी अनुवादकों को परेशान करती है। भाषा की संरचना एक समान नहीं होती है और इसीलिए अनुवादक अनुवाद करते समय अक्सर विशेषणों और संज्ञाओं के स्थान पर गलतियां कर देते हैं और इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास के माध्यम से किसी भी चीज़ में विशेषज्ञता प्राप्त की जा सकती है और इसीलिए चूँकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान। तो एक प्रकार से किसी भी अनुवाद को करते समय सबसे पहली बात आपको एक प्रकार से भाषा की संरचना का ज्ञान होना परम आवश्यक है। भाषा की संरचना मतलब आपको भाषा के व्याकरणिक नियमों के बारे में पता होना चाहिए कि किस भाषा का व्याकरणिक नियम क्या है, तभी आप अच्छा अनुवाद कर पाएंगे और तभी आपका अनुवाद त्रुटिपूर्ण होगा, ठीक है, मतलब त्रुटिहीन होगा, त्रुटि नहीं होगी। अगला प्रश्न आप देखिए, 10वां प्रश्न है, आंसू अनुवाद से क्या तात्पर्य है? आंसू अनुवाद क्या है भाई? तो आंसू अनुवाद जो होता है, जैसे कि एक दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति चाइना का है, एक व्यक्ति मतलब कि भारत का है, तो एक हिंदी बोलता है, एक मंदारिन बोलता है। तो एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कि मंदारिन भी जानता है और हिंदी भी जानता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हिंदी वाली बात को मंदारिन में चीनी को बताएगा, चीनी वाली बात जो मंदारिन बोल रहा है उसको हिंदी में हमको बताएगा। यानी कि एक प्रकार से तुरंत जो है दुभाषिया व्यक्ति जिसको कहते हैं वो, यानी कि तुरंत कन्वर्ट करके बताना होता है आंसू अनुवाद। यह एक प्रकार से दुभाषिया कर्म है। इसमें मूल वक्ता के वक्तव्य को लक्ष्य भाषा यानी अनुदित पाठ में दुभाषिया के रूप में तत्क्षण भाषांतरण किया जाता है। इसके लिए आंसू अनुवादक का भाषा ज्ञान गहन और अत्यधिक प्रमाणिक होना चाहिए। अनेक महत्वपूर्ण भाषणों में, वार्ताओं में, अनुबंधों में, या कहीं से कोई आया उनको घुमा रहे हैं आप, घुमाने के लिए करके, जैसे काशी विश्वनाथ में घाट घुमा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको कुछ जानना आवश्यक है, ठीक है। तो इन अनुबंधों का अनुवाद करने के लिए उसे बिना किसी कोश संदर्भ ग्रंथ के ही तत्काल करना पड़ता है और उसे केवल भाषा का ही ज्ञान नहीं बल्कि उन दोनों देशों के इतिहास, संस्कृति और समाज का भी ज्ञान होना प्रचुर मात्रा में चाहिए। और आज की इस प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में आंसू अनुवादकों की आवश्यकता नित्य प्रति बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो आंसू अनुवादक एक प्रकार से जो दो व्यक्तियों के बीच में तुरंत मतलब तत्काल एक प्रकार से अनुवाद करके और बताते रहते कि भाई फलाने ने आपको ये कहा, तो कहेंगे अच्छा, तो वो एक प्रकार से बोलेगा तो फिर उसको बताएंगे उस भाषा में। तो ये होता है मतलब कि आंसू अनुवाद। 11वां प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, सहजा अनुवाद किसे कहते हैं?
तो इसकी सहजता और सरलता के कारण से इसे आदर्श अनुवाद भी कहा जाता है। तो सहजानुवाद को आदर्श अनुवाद भी कहते हैं, और चूँकि सरल अनुवाद होता है सहज अनुवाद होता है। इसमें क्या होता है, अनुवादक स्रोत भाषा यानी मूल पाठ में अर्थ और शब्द के साथ अधिक निकट भाव से सहज अनुवाद करता है। और इसमें यह देखा जा सकता है कि अनुवाद बिना किसी आरोप प्रत्यारोप, ईर्ष्या द्वेष, आग्रह दुराग्रह आदि सभी भावों से मुक्त रहे, जिससे पढ़ते समय पाठक को केवल अनुदित पाठ की गहराई, इसमें व्याप्त संवेदना और संप्रेषण की तीव्रता ही ध्यान में रहे। ईर्ष्या द्वेष दुराग्रह आग्रह इन सभी का ध्यान न रहे, आरोप प्रत्यारोप से एक प्रकार से रहित रहे। ठीक है, तो ये होता है आदर्श अनुवाद या सहजानुवाद। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अनुवाद की प्रमुख सीमाएं क्या हैं बताएं। तो अनुवाद की सीमाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है भाषा परक सीमाएं, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक सीमाएं, और तीसरा है पाठ प्रकृति परक जो है सीमाएं। तो इस प्रकार से जो है अनुवाद की सीमाओं के 3 प्रकार हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, अनुवाद प्रक्रिया किसे कहते हैं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, अनुवाद प्रक्रिया क्या है या अनुवाद प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो प्रक्रिया शब्द जो है अंग्रेजी के प्रोसेस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, जो प्रक्रिया के संयोग से बन करके विशिष्ट क्रिया का बोध कराता है। किसी कार्य की प्रक्रिया या विशिष्ट क्रिया को जानने का अर्थ होता है कार्य को कैसे संपादित किया जाए, और इस अर्थ में अनुवाद कार्य में या अनुवाद क्रम में हम स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा तक पहुंचने के लिए जिन क्रमबद्ध सोपानों से होकर के गुजरते हैं, उन सुनिश्चित व सोद्देश्य सोपानों को अनुवाद प्रक्रिया कहा जाता है। तो अनुवाद प्रक्रिया यही होती है, यानी कि एक प्रोसेस, यानी जिस प्रोसेस के माध्यम से अनुवाद करते हैं उसको अनुवाद प्रक्रिया कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अनुवाद प्रक्रिया के जो है मुख्य रूप से कई सोपान, 3 सोपान बताए हैं नायडा ने। तो प्रश्न ये भी पूछा था कि नायडा के द्वारा प्रतिस्थापित अनुवाद प्रक्रिया के 3 सोपान कौन कौन से उसको बताएं। तो पहला है भाई विश्लेषण यानी एनालिसिस, दूसरा है अंतरण यानी ट्रांसफरेंस, और तीसरा है आपका पुनर्गठन यानी कि रीस्ट्रक्टिविंग। तो यानी पुनर्गठन। सबसे पहले विश्लेषण किया जाता है, जो मूल भाषा होती है, जो स्रोत भाषा होती है उसका। फिर उसके बाद में उस स्रोत भाषा का लक्ष्य भाषा में अंतरण यानी कि परिवर्तन किया जाता है, और फिर उसके बाद पुनर्गठन में फिर उसको चेक किया जाता है कि भाई सही है कि गलत अनुवाद हुआ है, जो भाव स्रोत भाषा में था वही भाव लक्ष्य भाषा में है कि नहीं है। इन सब का एक प्रकार से पता करके फिर दोबारा से अच्छे तरीके से उसको करना, ये होता है पुनर्गठन। 15वां प्रश्न आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छाया अनुवाद से आप क्या समझते हैं। छाया अनुवाद क्या है भाई। तो स्रोत पाठ पढ़ने के बाद अनुवादक जो समझता या अनुभव करता है तथा उसके मन पर जो उसका प्रभाव पड़ता है, उसके संदर्भ में वह मूल पाठ का लक्ष्य भाषा में जिस प्रकार कथ्य का रूपांतरण करता है उसे छायावार अनुवाद कहते हैं। मतलब कि कोई जो है चीज़ लिखी हुई है तो उस चीज़ को या उस रचना को पहले जो अनुवादक होता है वो पढ़ता है, और अनुवादक जो भाषा मतलब उसको पढ़ा रचना को, किसी रचना को, और उसने पढ़ करके क्या किया, जो उसने समझा, जो जाना, या जिस विचारधारा एक प्रकार से उसको पता चली कि जो चीज़ें वो जान पाया, ठीक है, और जिसका प्रभाव मतलब उसके मन पर उस रचना का क्या प्रभाव पड़ा, उसी प्रभाव में रहते हुए वो एक प्रकार से क्या करता है, वो एक प्रकार से अनुवाद करता है। तो इस प्रकार का अनुवाद जो होता है वो छाया अनुवाद कहलाता है। और इसमें अनुवादक को पूरी छूट होती है कि वह मुख्य भाव को लेकर के लक्ष्य पाठ की रचना करे, और इस प्रकार छाया अनुवाद में मूल पाठ की छाया मात्र होती है, अर्थात उसके कथ्य पर का अनुकूलन लक्ष्य भाषा की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों के अनुसार किया जाता है। और यह एक प्रकार का रूपांतरण है जो देशीयता के पुट से कथ्य को सशक्तता प्रदान करता है। तो ये एक प्रकार से हो गया आपका कौन सा अनुवाद, छाया अनुवाद। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है अनुवाद एवं टीका अनुवाद पर टिप्पणी लिखिए। अनुवाद शब्द की अगर बात की है तो अनुवाद शब्द वद धातु से निर्मित है, और वद का मतलब होता है बोलना या कहना। वद धातु में जब हम घने प्रत्यय लगाते हैं, लगाने के बाद वाद शब्द बनता है, और उसमें अनु उपसर्ग जब लगाते हैं तो अनुवाद बनता है। और अनु का अर्थ होता है बाद में या उपरांत या दोबारा, और अनुवाद का अर्थ क्या हो जाएगा, किसी के कहने के उपरांत कहना या दोबारा कहना, या अनुकथन या अनुवचन। और भारत में अनुवाद की परंपरा बहुत पहले से शुरू हो गई थी। अनुवाद शब्द का प्रयोग प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मिलता है, और संस्कृत भाषा में भाषांतर और रूपांतर के लिए अनुवाद शब्द के अतिरिक्त छाया, टीका और भाष शब्द भी मिलते हैं। और संस्कृत में इसके अलावा आपको बता दूं
अतिरिक्त अनुवाद के समकक्ष भाषा अनुवाद शब्द भी मिलता है। भाषा अनुवाद प्राकृत आदि लोक भाषाओं के संस्कृत रूपांतरण को कहते हैं और बोलचाल की भाषा में इसे ही टीका अनुवाद कहा जाता है। तो अनुवाद और टीका अनुवाद में यही अंतर है कि संस्कृत में खास करके आप देखते हैं संस्कृत साहित्य में भाषांतर और रूपांतर के लिए अनुवाद के शब्द के अतिरिक्त छाया, टीका और भाष शब्द, ये 3 शब्द मिलते हैं। तो संस्कृत में इनके अतिरिक्त अनुवाद के समकक्ष कहते हैं, मतलब अनुवाद के समकक्ष भाषा अनुवाद शब्द ही मिलता है। और भाषा अनुवाद जो है प्राकृत आदि लोक भाषाओं के संस्कृत रूपांतरण को कहते हैं। मतलब कि जो प्राकृत या पाली भाषा थी अगर उसको संस्कृत में लिखें तो उसको बोला जाता था क्या, लोक भाषाओं का अनुवाद या भाषा अनुवाद। और बोलचाल की भाषा में अगर इसे बोलें तो उसको टीका अनुवाद कहते हैं। ठीक है, टीका लिखना, जैसे किसी जटिल भाषा का सरल भाषा में टीका करना। ठीक है, तो ये होता है टीका अनुवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या, 17 नंबर प्रश्न है, अनुवाद और भाषा में क्या संबंध है। तो भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, परंपरा संपत्ति है, मतलब भाषा सामाजिक संपत्ति है, परंपरागत संपत्ति है और साथ ही साथ अर्जित संपत्ति भी भाषा होती है। भाषा की प्रकृति ही बहुत कुछ मानव प्रकृति के समान ही होती है। जिस प्रकार मानव जो होता है अपनी रुचि और प्रकृति के अनुसार ही खाद्य का भक्षण करता है, जो भी खाना होता है अपने हिसाब से खाता है मनुष्य, उसी प्रकार भाषा भी उन्हीं तत्वों को ग्रहण करती है जो उसकी प्रकृति के अनुकूल होते हैं। तो जिस प्रकार मनुष्य पारस्परिक विचार विनिमय से लाभान्वित होता है, ठीक उसी प्रकार या उसी प्रकार से क्या होता है, भाषा जो होती है वह भी अपने विकास के लिए आदान प्रदान की अपेक्षा रखती है। और भाषा अर्जित की जाती है या जन्मजात नहीं होती। भाषा का विकास धीरे धीरे होता है, भाषा एक बैग बन करके नहीं आती कहीं से। ठीक है, और अनुवाद की उपयोगिता हर युग में, हर देश और हर समाज के लिए होती है। उसकी भावी प्रगति को बनाए रखने के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है अनुवाद। किसी रचना का भाषांतरण कर देना ही अनुवाद की कोटि में नहीं आता है। अनुवाद विभिन्न भाषा भाषियों को वाणी भी देता है और यह ज्ञानार्जन में अपनी महती भूमिका को दर्शाता है एक अनुवाद। ठीक है, तो ये हो गए अनुवाद के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 18वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, अनुवाद और समाज में क्या संबंध होता है। अनुवाद और समाज में क्या संबंध है। तो समाज जो होता है वह सामाजिक इकाई होती है और समाज अमूर्त होता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। मैकाइबर पेज ने क्या कहा था कि समाज जो होता है वो सामाजिक संबंधों का क्या होता है, जाल होता है। और आपको बता दूं ये जाल जो होता है विभिन्न व्यक्तियों के संबंधों से बनता है। तो समाज वह सामाजिक इकाई है जिसमें मानव रूपी सामाजिक प्राणी निवास करता है और यही कारण है कि समाज की हर गतिविधि वहाँ के साहित्य को प्रभावित करती है। समाज चूँकि साहित्य का दर्पण है तो साहित्य जरूर प्रभावित होता है समाज से। अब चाहे वह मौलिक साहित्य हो, यानी कि किसी कवि का जैसे कि जयशंकर प्रसाद या तुलसीदास का साहित्य हो, या कबीरदास का साहित्य हो, या जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरणगुप्त जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा का साहित्य हो, और चाहे किसी अनुवादक का साहित्य हो। देखिए 2 टाइप के साहित्य आप देख सकते हैं। एक तो खुद मौलिक साहित्य जिसको बोलते हैं कि भाई हिंदी का कवि है तो हिंदी में लिख रहा है। कुछ ऐसे कवि या लेखक हैं जो कि अंग्रेजी की रचनाओं को या फ्रेंच की रचनाओं को या एक प्रकार से अन्य किसी भाषा की रचनाओं को अनुवाद करके हिंदी में लिखते हैं, या हिंदी की किसी रचना को कोई दूसरा जो है कवि जो कि दूसरे भाषा का इंग्लिश राइटर है वो तुलसीदास की रचना रामचरितमानस का अनुवाद करके लिखता है। तो वो होते हैं अनुदित ग्रंथ। एक होते हैं मौलिक ग्रंथ, एक होते हैं अनुदित ग्रंथ। तो मौलिक ग्रंथ चाहे लिखा जाए, चाहे मौलिक एक प्रकार से साहित्य की मैं बात करूं, चाहे अनुदित साहित्य की बात करूं, दोनों में प्रभाव पड़ता है किसका, समाज का। क्योंकि समाज जो होता है साहित्य का दर्पण होता है। तो चाहे मौलिक साहित्य हो चाहे अनुदित साहित्य हो, एक प्रकार से उन सभी पर प्रभाव किसका पड़ता है, समाज का। मैकाइबर और पेज कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और मनुष्य इसी सामाजिक परिधि के चतुर्दिक विचरण करता रहता है, इसी जाल के चौतरफा घूमा करता है। आज के समय में अनुवाद की उपयोगिता एवं महत्व निरंतर बढ़ रहा है क्योंकि अनुवाद के माध्यम से एक देश अथवा समाज के विचारों, भावों, मूल्यों और संस्कृतियों, सभ्यताओं, ज्ञान विज्ञान को अन्य देशों तक प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा है
और इसमें एक प्रकार से अनुवाद के द्वारा ही एक प्रकार से, या इसमें अनुवाद का बहुत महत्व है, क्योंकि अनुवाद के द्वारा ही एक सामाजिक व्यक्ति जो होता है वो दूसरे समाज के नियमों को, दूसरे समाज की संस्कृति को, सभ्यता को और इन सभी को जान पाता है, सामाजिक मापदंडों को, सामाजिक नियमों को, रीतियों को, रिवाजों को जान पाता है। क्योंकि कोई अंग्रेजी समाज के बारे में अगर व्यक्ति जानना चाह रहा है और वो हिंदी भाषी प्रदेश से है, हिंदी समाज से है, तो वो अंग्रेजी वाले समाज के बारे में कैसे जानेगा? जब अंग्रेजी वाले जो है भावों को या अंग्रेजी वाले रीति रिवाजों को जानेगा, तब जब उसका हिंदी में अनुवाद होगा। और वो एक प्रकार चूँकि हिंदी ही जानता, अंग्रेजी जानता नहीं, तो वो कैसे समझेगा? इसीलिए अनुवाद की आवश्यकता वहाँ पर पड़ती है, और अनुवाद के द्वारा एक समाज दूसरे समाज के रीति रिवाजों को जानते हैं, और जो चीज़ें अनुकरण करने योग्य होती हैं उनको अनुकरण करते हैं, और जो चीज़ें नहीं अनुकरण करने योग्य होती हैं उनको नहीं अनुकरण करते हैं। अनुकरण का मतलब होता है अपनाना, जो चीज़ें अच्छी हैं उनको अपना लेते हैं, जो चीज़ें बुरी हैं उनको नहीं अपनाते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं जो है, और बहुत तीव्र गति से विभिन्न समाजों के विचारों, तकनीकों, समाचारों आदि के परस्पर विनिमय को भी अनुवाद के द्वारा गति मिलती है। ठीक है, और इस दृष्टि से अनुवाद और समाज का संबंध है और महत्व है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 19वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, संकेत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? संकेत प्रणाली किसे कहते हैं? संकेत प्रणाली से तात्पर्य ऐसी सांकेतिक भाषा प्रणाली या चिन्ह प्रणाली से होता है जिसमें विचार संप्रेषण के लिए प्रायः ध्वनि श्रवणीय पद्धति के स्थान पर, ध्वनि श्रवणीय पद्धति मतलब होता है कि बोलने और सुनने वाली पद्धति को छोड़ दें, ठीक है, और देख करके अनुभव करने की पद्धति। जैसे गूंगा व्यक्ति अगर और बहरा व्यक्ति या गूंगा व्यक्ति बात करेगा तो कैसे बात करेगा? वो इशारों में समझाएगा, प्रतीकों के माध्यम से समझाएगा। जैसे आपको पानी मांगना है तो एक गिलास उठा करके आप ऐसे ऐसे हिलाएंगे कि भाई मुझको पानी चाहिए, गिलास उठा करके बताएंगे तो व्यक्ति पानी ला करके आपको देगा। तो ये प्रतीक आपने एक प्रकार से दिखाया। तो एक प्रकार से क्या होता है, श्रवण, अब ध्वनि जो है श्रवणीय, ध्वनि क्या श्रवणीय पद्धति के स्थान पर संकेतों और प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी गूंगे व्यक्ति के लिए हो गया, बहरे व्यक्ति के लिए हो गया कि उसको प्रतीक चिन्ह और संकेतों के माध्यम से बातचीत किया जाए। सामान्यतः किसी अक्षर, शब्द अथवा वाक्य को किसी विशेष चिन्ह या प्रतीक के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें हाथ के इशारों, शरीर तथा चेहरे के हाव भाव का भी प्रयोग किया जाता है। और खासकर संकेत प्रणाली की अगर बात करें तो बिहारी लाल जो है बहुत ज़्यादा बातें ऐसे करवाते थे नायक और नायिका में। आपने बिहारी का एक दोहा पढ़ा होगा, कौन सा दोहा? कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सौ बात। मतलब एक प्रकार से जुबान से कुछ बात नहीं करते हैं, बस देखते हैं और नैनों के माध्यम से 100 से अधिक बातें कर लेते हैं। एक नायक है और एक नायिका है, 100 से अधिक मतलब कि 100 से अधिक बातें करते हैं। कमरे में बंद कमरा है, उसमें लड़की के परिवार वाले भी हैं और लड़के के परिवार वाले भी हैं, लेकिन आँखों के माध्यम से ही क्या होता है, लड़के और लड़की जो है आपस में 100 से अधिक बातें कर लेते हैं। ठीक है, कैसे? लड़का एक प्रकार से उसको देखता है, आँख से कुछ इशारा करता है। ठीक है, जैसे आजकल लोग आँख मारते हैं तो ठीक ऐसे इधर उधर का कोई इशारा किया होगा। तो फिर क्या होता है, कहत, तो आँखें कहती हैं। एक गाना भी बना है, आँखें कहती हैं कुछ रूबरू, ऐसे एक लड़का छोटा सा बच्चा गाता था, अभी फेमस हुआ है बहुत, कि आँखें कहती हैं, इसमें पता नहीं क्या है, मुझे ध्यान है, गाना मैं सुनता नहीं हूँ ज़्यादा। तो वो गाना एक प्रकार से एक बच्चा एक दिन मोबाइल में लेकर के देख रहा था, तो उसी में वो छोटा सा बच्चा है और बड़ा अच्छा गाता है, और मतलब एकदम से मतलब किसी फंक्शन नहीं, जो ये टैलेंट वाला होता है, ऐसे इंडियन आइडल हो गया, ऐसे एक और होता है, तो उसमें वो गा रहा था, सिंगर वाला। ठीक है, तो उसमें वो बच्चा गा रहा था, तो उसमें भी एक गाना है कि भाई आंखें कहती हैं, तो आंखों के माध्यम से वो इशारे करते, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, नाना प्रकार की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो संकेत प्रणाली है। तो ऐसे हाथों के इशारों से, आँखों के इशारों से, शरीर और चेहरे के हाव भाव से एक प्रकार से लोग आपके एक्सप्रेशन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है संकेत प्रणाली के माध्यम, संकेत प्रणाली। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 20 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, कोष के प्रकार बताइए। कोष कितने प्रकार के होते हैं? तो कोष कई प्रकार के होते हैं और मुख्य रूप से 3 प्रकार आप बता सकते हैं। एक तो होता है व्यक्ति कोष, एक होता है पुस्तक कोष, और एक होता है भाषा कोष। तो 3 प्रकार के कोष होते हैं। तो व्यक्ति कोष की अगर बात की जाए तो इसमें कौन सा कोष आएगा? जब किसी एक साहित्यकार के साहित्य में प्रयुक्त शब्दों को
ध्यान में रख करके कोश का निर्माण किया जाता है तो वह कोश व्यक्ति कोश कहलाता है। जैसे अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं विलियम शेक्सपियर, राम भक्त शाखा के सबसे प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी महाराज, और छायावाद के प्रतिनिधि और प्रवर्तक कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो ये सब कहीं ना कहीं पे जयशंकर प्रसाद की बात करें या तुलसीदास जी की बात करें या विलियम शेक्सपियर की बात करें, ये सब जो है अपने अपने समय में एक प्रकार से पुस्तकों को लिखा। जैसे विलियम शेक्सपियर की रचना जो होगी वो एक प्रकार से उसमें जो उन्होंने एक प्रकार से, या यहाँ रचना की बात नहीं होगी चूँकि व्यक्ति का कोश है, तो विलियम शेक्सपियर ने जो भी रचनाएं करी हैं उन सभी, उन्होंने जितनी बातें बताई हैं पूरे जीवन काल में, उन सभी बातों को इकट्ठा करके एक पुस्तक बना दी जाए, एक डिक्शनरी बना दी जाए उन शब्दों की। ठीक है, जैसे विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी के कवि हैं तो अंग्रेजी में बना दी जाए उनकी एक पुस्तक, एक डिक्शनरी अंग्रेजी की। राम भक्त तुलसीदास जी की अवधी की डिक्शनरी बना दी जाए, हिंदी की डिक्शनरी बना दी जाए। जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली की यानी हिंदी की डिक्शनरी बना दी जाए। तो एक प्रकार से जब किसी मतलब व्यक्ति के विचारों को और व्यक्ति के द्वारा दिए गए शब्दों को एक किताब में प्रस्तुत करके हम पेश करते तो उसको बोलते हैं व्यक्ति कोश। दूसरा होता है पुस्तक कोश। पुस्तक कोश की अगर बात की तो पुस्तक कोश में किसी एक प्रसिद्ध पुस्तक ग्रंथ में व्याप्त शब्दों को आधार बना करके कोश का निर्माण या डिक्शनरी का निर्माण किया जाता है। मतलब जैसे कि तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस। अब रामचरितमानस रचना को उठा लिया गया और उनमें जितने शब्द हैं अच्छे अच्छे तो उनको प्रयोग करके एक प्रकार से शब्दकोश का निर्माण कर दिया गया। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है साकेत महाकाव्य, तो साकेत महाकाव्य में जितने शब्द आए हुए हैं उन शब्दों को एक प्रकार से डिक्शनरी बना करके पेश कर दिया जाए। इसी प्रकार से कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, उनकी रचना को भी एक प्रकार से उनकी रचना में जो वर्णित शब्द हैं उनको उन शब्दों को इकट्ठा करके शब्दकोश बना दिया जाए। इसी प्रकार से मुक्ति बोध की रचना है अंधेरे में, उनकी रचना को उठा करके बना दिया जाए। तो ये सब कहीं ना कहीं पे पुस्तक कोश कहे जाएंगे। पुस्तक कोश मतलब किसी एक रचना को एक प्रकार से आधार बना करके शब्दकोश का निर्माण किया जाता है, तो इस प्रकार के कोश को हम पुस्तक कोश कहते हैं। तीसरा जो कोश है वो है भाषा कोश। भाषा कोश की अगर बात की जाए तो भाषा कोश में कोश मतलब इस कोश में या इसमें कोश एक ही भाषा में हो सकता है और एक से अधिक भाषा में भी हो सकता है। और आपको मैं बता दूं कि जो है एक भाषा वाले कोश को एक भाषिक कोश कहते हैं, दो भाषाओं वाले कोश को द्विभाषिक कोश कहते हैं। तो भाषा कोश भी एक प्रकार से मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है वर्णनात्मक भाषा कोश, एक होता है ऐतिहासिक भाषा कोश, एक होता है तुलनात्मक भाषा कोश। ठीक है, तो ये एक प्रकार से भाषा कोश के 3 प्रकार हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और भाषा कोश का सीधा सा मतलब होता है कि जैसे हिंदी और अंग्रेजी डिक्शनरी हो गई या अंग्रेजी और हिंदी डिक्शनरी हो गई, या इसी प्रकार से केवल अंग्रेजी और अंग्रेजी की डिक्शनरी हो गई या हिंदी और हिंदी की केवल डिक्शनरी हो गई। तो ये सब होते हैं कोश और भाषा कोश, ये मतलब ये सब होते हैं क्या होगा उनसे भाषा कोश। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 21 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। अगला प्रश्न, उच्चारण कोश से आप क्या समझते हैं? उच्चारण कोश से आप क्या समझते हैं भाई? तो इस कोश में अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि प्रतीकों की सहायता से शब्दों का सही रूप से उच्चारण किया जाता है, तो उच्चारण कोश इसी को कहते हैं। और किसी भाषा और लिपि की सबसे उत्कृष्ट स्थिति यह होती है कि उसके लिखित और उच्चारित रूप में कोई अंतर ना हो, जो लिखा हो वही पढ़ने में आए तो बढ़िया होता है। जैसे हिंदी में जो लिखा होता है वही होता है, लेकिन अंग्रेजी में जैसे क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है BUT, ठीक है, और CUT, ठीक है, और इसके अलावा CAT लिखा हुआ, तो इसको पढ़ना चाहिए काट। CUT को क्या पढ़ेंगे? काट। लेकिन CAT क्या होता है? कैट होता है। BUT क्या होता है? बुट पढ़ना चाहिए, लेकिन होता क्या है? बट, ठीक है। और CUT क्या होता है? कुट, लेकिन पढ़ा क्या आता है? कट, ठीक है। समझ रहे हैं चीज़ों को? ये चीज़ इसी प्रकार से कट, ऐसे CAT लिखा तो इसको कट पढ़ सकते हो या काट पढ़ सकते हो, लेकिन ये क्या पढ़ा जाएगा? कैट पढ़ा जाएगा। CAT कैट पढ़ा जाएगा और CUT कुट नहीं पढ़ा जाएगा, CUT कट पढ़ा जाएगा। ये अंग्रेजी में थोड़ी कमियां रह गई हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, कभी कोई चीज़ साइलेंट हो गया, जैसे कि कनऊ लदगे लिखा है तो उसको नॉलेज पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे नॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है? कनऊ लदगे। जैसे कनऊ लदगे मतलब क्या होता है? KNOW, कनऊ LEDGE, ठीक है, कनऊ लदगे, समझे? इस प्रकार से, यानी कि ये नॉलेज लिखा हुआ है। अब यहाँ पर के साइलेंट है नौ, और यहाँ पर क्या है? डी साइलेंट है, तो क्या होगा? नॉलेज,
समझ रहे हैं चीज़ों को। तो इस प्रकार से अंग्रेजी में जो लिखा होता है, जो एक प्रकार से लिखित चीज़ होती है वही उच्चारित नहीं होती है, उसमें कुछ डिफरेंट होता है कभी कभी, तो ये एक प्रकार से कमी है उसकी। तो वो भाषा सबसे उत्कृष्ट भाषा होती है जिसमें जो लिखा होता है वही पढ़ा जाता है, किंतु व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं हो पाता है। उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि भाषा का लिखित रूप तो काफ़ी समय तक एक सा बना रहता है, परंतु उच्चारित रूप में अंतर आता रहता है। अतः शुद्ध उच्चारण सीखने एवं सिखाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगती है और उच्चारण कोश इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि आजकल जो गूगल पर आप सर्च करते हो कोई चीज़, तो वहाँ पर एक जो है बोलने वाला भी ऑप्शन आता है कि गूगल की जो एआई, मतलब कि एक प्रकार से जो कंप्यूटर होता है वो बोलता है वहाँ पर कि जैसे कोई चीज़ आप सर्च करते हैं तो वो खुद ही बोलने लगता है। आप लिखते हैं ओके गूगल, ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तुरंत उधर से बताएगा गंगा नदी की लंबाई, मतलब कि इस वेबसाइट के अनुसार या इस एक प्रकार से इनके अनुसार जो जिन्होंने डाला होगा उनके अनुसार गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर के आसपास है, ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ऐसे वो बोलेगा। ठीक है, इसकी सहायक नदियों में यमुना नदी है और ये एक प्रकार से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई उत्तराखंड से होती हुई एक प्रकार से कानपुर प्रयागराज यहाँ सब आती है और उसके बाद में जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, और सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ये सब वो बोलेगा जो भी जानकारी लिखी होगी। ठीक है, तो उच्चारण कोश ठीक इसी प्रकार से होता है। आप गूगल पर ही सर्च करें किसी शब्द की मीनिंग को आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको उच्चारण भी उसमें दिया हो जाएगा भी इसका उच्चारण कैसे करना है, कि कैसे किसको बोलना है। कभी कभी क्या दिक्कत नहीं होती किसी शब्द को पढ़ने में। ठीक है, तो वो अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है 22 नंबर, भाषिक कोश से क्या आशय है। तो भाषिक कोश के अंतर्गत वे कोश आते हैं जिसमें भाषा और उसके विशिष्ट घटकों को आधार के रूप में लेकर के कोश की रचना की जाती है और इन आधारों में भाषा के शब्दों की व्युत्पत्ति, पर्याय, विपर्याय, उच्चारण आदि जैसे पक्ष शामिल होते हैं। भाषिक कोश के अंतर्गत एक भाषिक कोश, द्विभाषिक कोश, बहुभाषिक कोश, उपभाषा बोली कोश और इसके अलावा विलोम कोश, ठीक है, मुहावरा कोश, लोकोक्ति कोश और समानांतर कोश, ये कई प्रकार के कोश होते हैं जो कि भाषिक कोश के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एक भाषिक कोश मतलब हिंदी और हिंदी में या अंग्रेजी और अंग्रेजी का एक प्रकार से मीनिंग लिखी है। द्विभाषिक कोश में जैसे हिंदी में एक प्रकार से एक शब्द लिखा हुआ है और उसकी अंग्रेजी मीनिंग इसके सामने लिखी हुई है। बहुभाषिक कोश में क्या हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी कई भाषाओं में लिखी हुई है। उपभाषा है बोली कोश मतलब कि इसे हिंदी में कोई लिखी हुई है, अब हिंदी की बोली में हिंदी भाषा का कोई शब्द है, अब उसको बोली में अवधी में क्या कहा जाएगा, बघेली में, छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाएगा, उसको एक प्रकार से पंजाबी में क्या कहा जाएगा, राजस्थानी में क्या कहा जाएगा, उसको बिहारी में, मैथिली में, मगही, भोजपुरी में कैसा कहा जाएगा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी गढ़ी में कैसा कहा जाएगा, वो सब होता है आपका उपभाषा या बोली कोश। विलोम कोश में क्या होता है, एक कोई शब्द लिखा रहेगा, जैसे लिखा हुआ है दिन तो उसका हो जाएगा रात, विलोम। ठीक है, राजा, प्रजा, इस प्रकार से विलोम कोश होता है। मुहावरा कोश में क्या होता है, कोई मतलब मुहावरा दिया जाता है। मुहावरा मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये सब लोकोक्ति और मुहावरा कोश हो गए। समानांतर कोश भी इसी प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से भाषिक कोश, समानांतर कोश मतलब जैसे जैसे क्या हो रहे हैं, लगातार नए नए शब्द आ रहे हैं वैसे वैसे बढ़ रहे हैं उसमें, तो समानांतर कोश इस प्रकार का। तो ये होते हैं भाषिक कोश। 23 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, पुराण कोश से आप क्या समझते हैं। तो पुराण कोश की अगर बात की जाए तो पुराण कोश क्या होते हैं भैया, पुराण कोश जो होते हैं इस प्रकार के कोश में उन दंत कथाओं को संकलित किया था। दंत कथाएं मतलब जो प्रचलित कथाएं हैं, कोई दंतियाँ हैं, ठीक है, लोग कह रहे हैं और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, वो सब कथाएं। तो पुराण कोश में उन दंत कथाओं को संकलित किया जाता है जिनकी चर्चा नाना प्रकार के ग्रंथों एवं पुराणों में की गई है और जिनका संदर्भ साहित्य में यत्र तत्र देखने को मिलता रहता है और ये कथाएं एक साथ ही एक स्थान पर मिल जाती हैं और इस प्रकार की कथाओं को जानने के लिए कोशों की सहायता लेना आवश्यक होता है। हिंदी में डॉक्टर जयप्रकाश भारती का प्राचीन कथा कोश है, राणा प्रताप शर्मा का पौराणिक कोश है, डॉक्टर NP कुट्टन पिल्लई का मिलिंद पौराणिक संदर्भ कोश है। तो ये सब एक प्रकार से पुराण कोश है जो कि पुराणों से शब्दों को इकट्ठा किए जाते हैं जो कि भाषा में प्रयोग होने को होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है मिथक कोश से आप क्या समझते हैं। तो मिथक कोश की अगर बात की जाए तो इसमें या इसे भाषेतर कोश के अंतर्गत भी रखा जाता है। मिथक कोश को भाषेतर कोश के अंतर्गत रखा जाता है। कवियों और विद्वानों ने मिथ में व्याप्त, मिथ माने होता है झूठ,
ठीक है। या मिथ माने एक प्रकार से जिसकी पुष्टि नहीं हुई हो उसको मिथ कह सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि मिथ क्या होता है, प्राचीन काल में जैसे कोई कथाएं होती थी कि भाई सुग्गा सुगनी कथा कह रहे हैं, कौवा कौवी कह रहे, पक्षी सुन रहे हैं, पक्षी मानो जैसे बोल रहे हैं, ये पक्षी संदेश लेकर के जाते आते, तो ये सब काफ़ी हद तक मिथोलॉजी जिसको कहते हैं, तो मिथ का प्रयोग है। तो भाषेतर कोश के अंतर्गत रखा जाता है मिथक कोश को। और कवियों और विद्वानों ने मिथ में व्याप्त संभावनाओं का प्रयोग करके, खास करके अपने अपने ढंग से उसको किया है, मिथक कोश का प्रयोग उसमें किया है। और इसके लिए पुराव्रत, पुराण कथा, देव कथा आदि का अर्थ संकुचित अनुवादों में काम चलाया जा सकता है। सभी देशों के साहित्य अनेक मिथकों से भरे पड़े हैं। मिथक संस्कृति विशेष देन होती है। उनमें खास करके किसी भी धर्म जाति का अवचेतन मन सुरक्षित रहता है। मिथक एक प्रकार से आदिम युगीन भाषा एवं साहित्य है। मिथक में किसी कहानी या कथा का मतलब कहानी या कथा या कहानी का अंश रहता है। बिना कथा के मिथक की कल्पना असंभव होती है। और जब तक हम उस कथा के सांस्कृतिक संदर्भों को नहीं जान सकते हैं तब तक उसका अनुवाद संभव नहीं है। तो एक प्रकार से जो मिथक होते हैं उनमें एक प्रकार से अनुवाद, जैसे कि जो है मतलब भारतीय पुराणों में भी बहुत सारे मिथक हैं। हर एक पुराण में मिथक हैं कि भाई घोड़े जो थे उड़ने वाले घोड़े थे, इस प्रकार से कई मिथक होते हैं, ठीक है। तो ये सब मिथक ही हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 25 नंबर प्रश्न है, पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं। पारिभाषिक शब्द की अगर बात किया तो इसको परिभाषित करते हुए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो केवल विभिन्न विज्ञानों और शास्त्रों में सुनिश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तथा जिनकी उन विद्वानों और शास्त्रों के संदर्भ में परिभाषा दी जा सकती है। जैसे अद्वैतवाद दर्शन का एक शब्द है, ये परिभाषिक शब्द है। कथानक भी एक परिभाषिक शब्द है। आलोचना परिभाषिक शब्द है। क्रिया विशेषण परिभाषिक शब्द है। व्याकरण परिभाषिक शब्द है। चूँकि इस प्रकार के शब्दों की परिभाषा दी जा सकती है और इसीलिए इन्हीं परिभाषिक शब्द कहते हैं। परिभाषिक शब्दों का एक प्रकार से अर्थ जो होता है फिक्स कर दिया जाता है कि उसका वही परिभाषा और वही अर्थ होगी। कुछ परिभाषिक शब्द इस प्रकार जैसे कि अपील हो गया, ठीक है, डिसमिस्ड हो गया, आर्टिकल हो गया, बजट है, कैबिनेट है, कैबरा मतलब कि कैडर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, डिफैक्टो है। तो ये सब एक प्रकार से परिभाषिक शब्द हैं जिनकी परिभाषा दी जा सकती है। परिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित, सुबोध तथा स्पष्ट होना चाहिए और उसे अर्थ संकोच अथवा अर्थ विस्तार के दोष से मुक्त होना चाहिए। परिभाषिक शब्द को अपनी अर्थ परिधि के या अर्थ परिधि से अधिक या कम अर्थ को अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए। परिभाषिक शब्द उच्चारण की दृष्टि से सरल और सुबोध होने चाहिए। किसी एक संकल्पना के लिए एक ही परिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। हर शब्द को स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए ताकि उसे पढ़ करके या सुन करके किसी अन्य परिभाषिक शब्द का भ्रम या पाठक को उत्पन्न न हो। मतलब परिभाषिक शब्द हमेशा एक ही होता है, उसके ऐसा कोई दूसरा शब्द नहीं बनता है, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे हंगर स्ट्राइक के लिए भूख हड़ताल के बदले अगर अनशन शब्द रख दिया तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 26 नंबर प्रश्न है, निर्माण सिद्धांत की प्रक्रिया में क्या आता है। निर्माण सिद्धांत प्रक्रिया की बात की जाए तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत अपनी भाषा के उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, नाम, धातु आदि के आधार पर नए पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जाता है। धातु, उपसर्ग तथा प्रत्यय नए शब्दों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं और इन तत्वों से दो प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। वह शब्द जिनमें पारिभाषिक ध्वनि का संकेत रहता है उन्हें नाम कहते हैं और वे शब्द जिनमें कार्य करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। जैसे वच धातु जो होता है, वच धातु और विभिन्न प्रत्ययों से बने वचन, वाचा, वाचाल, वाचिक, वाचस्पति, ये वच धातु से बने हुए शब्द हैं। वचन मूल शब्द और विभिन्न उपसर्गों के योग से बने शब्द, जैसे अब देखिए वचन अगर एक प्रकार से ये शब्द है वचन, तो एक प्रकार से वचन जो है मूल शब्द है। अब इससे क्या बन जाएगा, ऐसे आगे लगा देंगे हम प्रवचन, ये उपसर्ग हो गया, प्रत्यय लगा दिया, आगे प्रत्यय लगा दिया, उपसर्ग पीछे लगाते हैं तो प्रत्यय मैंने आगे लगा दिया, प्रवचन हो गया। सु लगा दिया वचन के आगे तो सुवचन हो गया। आगे निर लगा दिया तो निर्वचन हो गया। तो ये सब एक प्रकार से ये सभी पारिभाषिक शब्द है। तो पारिभाषिक शब्दों को बनाने के लिए उपसर्ग, प्रत्यय, धातु में जोड़ करके बनाए जाते हैं तमाम सारे शब्द, ठीक है। तो ये होती है निर्माण प्रक्रिया, निर्माण सिद्धांत है ये, खास करके पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के सिद्धांत, निर्माण प्रक्रिया के सिद्धांत हैं। कुल मिलाकर के अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से सुनिश्चित रूप से पारिभाषिक होने वाले शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं, ठीक है। और पारिभाषिक शब्दों को ही हिंदी में तकनीकी शब्द के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका 27 नंबर प्रश्न है, पुनरीक्षण से क्या तात्पर्य है। तो पुनरीक्षण का आशय अनुदित पाठक का या पाठ का एक बार पुनः अवलोकन करना, मूल पाठ से मिला करके उसमें अपेक्षित संशोधन एवं सुधार करना। इसमें अनुवाद की जांच विभिन्न स्तरों से की जाती है, जहां अपेक्षित आवश्यकता प्रतीत होती है उनमें सुधार किया जाता है। अनुवाद का जो व्यक्ति पुनरीक्षण करता है, पुनरीक्षक कहा जाता है उसको। पुनरीक्षक अनुदित पाठ में केवल सुधार या संशोधन कर उसे बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, एक भाषा से दूसरे भाषा में उसने अनुवाद किया, अब अनुवादक ने चूंकि अनुवाद कर दिया, अब वह अनुवाद में कौन सी गलतियां हैं, उन गलतियों को ढूंढना, मतलब कि उसमें क्या कमियां रह गई, उन कमियों को ढूंढ करके उनमें सुधार किया जाता है पुनरीक्षण प्रक्रिया के द्वारा। तो पुनरीक्षण क्या कहा जाता है, दोबारा से चेक करना पुनरीक्षण कहलाता है कि अनुवाद सही हुआ है कि अनुवाद सही नहीं हुआ है। अगर सही नहीं हुआ है तो उसमें संशोधन किया जाता है, जहाँ गलतियाँ होती हैं उन गलतियों को सुधारा जाता है, वो होता है पुनरीक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, 28 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न क्या दिया, मूल्यांकन किसे कहते हैं। मूल्यांकन की बात की जाए तो अनुवाद में मूल्यांकन भी होता है। अनुवाद का मूल्यांकन अनुवाद कला का मूल्यांकन होता है। अनुवाद रचना का अनुवाद चाहे जितनी कुशलता के साथ कोई व्यक्ति करे, किंतु उसकी उच्चता और मतलब की गुणवत्ता की जांच मूल्यांकन की कसौटी पर कसने से ही की जाती है। ठीक है, मूल्यांकन में मूल पाठ से अनुदित पाठ के समय गुण और दोष का विवेचन किया जाता है। मूल पाठ की पुनर्रचना का परीक्षण अनुवाद की मूल्यांकन होता है। तो मूल पाठ की पुनर्रचना का जो परीक्षण किया जाता है वही अनुवाद का मूल्यांकन होता है। पुनरीक्षण में संशोधन किया जाता है, लेकिन मूल्यांकन में केवल एक प्रकार से उसकी गलतियों को और उसकी जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं उनको बताया जाता है कि भाई क्या कमियां रही हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं, उनको केवल बता दिया जाता है। उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार वगैरह नहीं किया जाता। संशोधन मूल्यांकन करता नहीं करता, संशोधन करता है पुनरीक्षक। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, समीक्षा से आप क्या समझते हैं। तो अनुवाद की समीक्षा भी की जाती है। अनुवाद समीक्षा अनुवाद सिद्धांत और व्यवहार के बीच का एक सेतु है, यानी एक पुल का काम करता है। समीक्षा के मानदंड जो होते हैं उनको लेकर के भले ही विद्वानों में मत भिन्नता हो, लेकिन इसका महत्व निर्विवाद है। आज के समय में तुलनात्मक साहित्य में समीक्षा की भूमिका बढ़ती जा रही है। समीक्षा मतलब होता है अच्छी तरह से देख लेना, जांच कर लेना, समयक इच्छा और इक्षणम, ये एक प्रकार समीक्षा कही जाती है। अनुवाद की समीक्षा में रचनाकार, पाठक तथा अनुवादक के बीच किस प्रकार का संबंध है उसे देखना, मतलब कि देखा जाता है कि भाई जो रचनाकार है और जो पाठक है और जो अनुवादक है, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है, उन संबंधों को समझना समीक्षा कहलाता है। अनुवाद समीक्षा का मुख्य उद्देश्य अनुदित कृति का विवेचन, विश्लेषण और मूल्यांकन करना होता है कि एक प्रकार से इसका विवेचन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। कुल मिलाकर के एक अच्छे तरीके से समयक दृष्टि से चौतरफा देखना कि भाई इस अनुवाद में क्या गलतियाँ रह गई हैं सभी को, और एक प्रकार से क्या अच्छाइयाँ सभी को, एक प्रकार से उसका मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना, उसका विवेचन करना, ये सब शामिल होता है एक समीक्षा के अंतर्गत। तो समीक्षा के अंतर्गत पुनरीक्षक और मूल्यांकन सब कुछ शामिल हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 30वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, विधि अनुवाद का आशय क्या है। विधि अनुवाद का क्या आशय, भाई फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। विधि मतलब होता है कानूनी अनुवाद। ठीक है, तो इस अनुवाद में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है। इसमें भावार्थ नहीं शब्दार्थ महत्वपूर्ण होता। तो विधि का अनुवाद यानी कानूनी अनुवाद करते समय आपको एक प्रकार से भावार्थ पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उसमें भावार्थ नहीं होता, उसमें डिक्टू शब्दार्थ लिखा जाता है। जैसे शब्द का जो अर्थ है अंग्रेजी में उसको वही लिख दिया जाता है, और इसके प्रत्येक शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है और एक शब्द का एक ही अर्थ अपेक्षित होता है। चूँकि परिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है एक प्रकार से विधि अनुवाद में, और इस प्रकार के अनुवाद की भाषा पूरी तरह तकनीकी प्रवृत्ति की होती है। इसमें अलंकारिकता, ध्वन्यात्मकता और व्यंग्यात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं होती है, और इसमें स्पष्टता अनिवार्य होती है कि भाई स्पष्ट अनुवाद होना चाहिए। शब्द जैसे कि लिखा हुआ है ऐसे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कोई चीज़ लिखी हुई जैसे अंग्रेजी में मान लेते हैं कोई शब्द लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ हंगर स्ट्राइक, तो हंगर स्ट्राइक के स्थान पर अनशन लिख दिया गया हो। ठीक है, मतलब डायरेक्ट एकदम से कोई भाव वगैरह जोड़ करके नहीं लिखा जाता इसमें कि भावार्थ के मतलब भाव को जोड़ करके शब्दों का अर्थ न लिखे, केवल शब्दों का ही अर्थ लिखा जाता है विधिक अनुवाद में। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, सृजनात्मक अनुवाद से क्या आशय है। सृजनात्मक अनुवाद में मूल पाठ को अनुवाद के अत्यधिक निकट लाने का सार्थक प्रयत्न किया जाता है, और इस प्रक्रिया में ध्यान रखने वाली बात यह होती है
कि मूल पाठ का अनुवाद केवल भाषांतर नहीं होता है। मूल पाठ का अनुवाद केवल भाषा में अंतर या भाषा को बदल देना नहीं होता है, बल्कि वह एक सृजनात्मक कर्म होना चाहिए। यह एक जटिल, कृत्रिम और आवश्यक और एक दृष्टि से सृजनात्मक प्रक्रिया होती है। इसमें असाधारण और उच्च कोटि की प्रतिभा की आवश्यकता होती है। सृजनात्मक अनुवाद कोई ऐरा गैरा नहीं कर सकता, इसमें के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। और एक अनुवाद अपने आप में उच्च कोटि का हो सकता है, परंतु कोई भी अनुवादक या कोई भी अनुवाद मूल पाठ का स्थान नहीं ले सकता है। तो सृजनात्मक अनुवाद का सीधा सा मतलब होता है कि मूल रचना के देश काल एवं उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित हुए बिना सफल अनुवाद नहीं किया जा सकता है। तो सृजनात्मक अनुवाद का मतलब सीधा सा होता है कि पहले एक प्रकार से जो मूल पाठ है या जो स्रोत भाषा है, उस स्रोत भाषा का पहले गहरे तरीके से उसकी प्रकृति और उन सभी एक प्रकार से उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अच्छा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। जब उसका अच्छा ज्ञान आपके पास हो जाएगा तभी एक प्रकार से आप सांस्कृतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से आप निकटता स्थापित कर पाएंगे भाषा में। ठीक है, तो ये होता है एक प्रकार से सृजनात्मक अनुवाद। ठीक है, जो उस भाषा में हो उसी के एकदम से समकालीन या उसी के जैसा दूसरी भाषा में जब अनुवाद किया था तो उसको बोलते हैं सृजनात्मक अनुवाद। तो इस प्रकार से कई सारे प्रश्न आप लोगों ने समझे और जाने। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, तो हिंदी अनुवाद के लगभग 30 से 32 प्रश्नों के बारे में आप लोगों ने जाना। 30 प्रश्नों के बारे में आपने जाना जो कि लिखित टाइप के थे और आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। और लिखित वाला मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है, 1-2 मॉडल पेपर और मैं अवेलेबल करवा दूंगा, तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो। हिंदी अनुवाद का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। महासंग्राम रिवीजन क्लास, इस वीडियो के माध्यम से 1 घंटे में हमने लगभग संपूर्ण सिलेबस के बारे में कुछ बातें थोड़ी आपको बताई जो कि आपके समझ में आई हुई होंगी और हमने समझा दिया आपको सरल भाषा में। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।